ये पॉलिनोमियल्स का फोर्थ वीडियो है, राइट। तो ये फोर्थ लेक्चर होगा हमारा इस चैप्टर का। और इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो किसी भी गिवन पॉलिनोमियल के जो जीरोज होते हैं और उनका कोफिशिएंट्स जो है उनके बीच में क्या रिलेशन है, उस चीज़ को हम लोग पढ़ेंगे इस लेक्चर में। और एक बात तो आप लोग ऑलरेडी जानते ही हैं कि जो लीनियर पॉलिनोमियल है, तो इन केस ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल उनके जीरोज और कोफिशिएंट्स के बीच में जो रिलेशन है वो आपको पता है ऑलरेडी, राइट। तो अगर कोई लीनियर पॉलिनोमियल, लेट अस से कोई पॉलिनोमियल है ए एक्स, सॉरी, ए एक्स प्लस बी, ठीक है। तो इसका जो जीरोज है वो क्या होता है, ये होता है माइनस बी बाई ए, राइट। सो नेगेटिव ऑफ कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय द कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो ये रिलेशन होता है जीरोज और उनके कोफिशिएंट्स में, राइट। ये क्या है, नेगेटिव ऑफ कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल विच इज एक्स इन दिस केस, ठीक है। तो ये बात आपको पहले से ही पता है, हमने ऑलरेडी इसको डिस्कस किया हुआ है, 9th क्लास में भी ये चीज आप पढ़ के आए हुए हो। इस क्लास में ये जो रिलेशन हमें जानना है वो जानना है स्पेसिफिकली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के केस में, ठीक है। तो हम लोग जो रिलेशन सीखेंगे इस बार, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसमें जो है जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में क्या रिलेशन है। तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होता है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स में किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम लोग ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस ये है जनरल फॉर्म इसका, इससे रिप्रेजेंट किया जाता है पॉलिनोमियल, ठीक है। तो इस रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए ये रिलेशन क्या होगा, उसका जो फॉर्मल प्रूफ है उसको उससे पहले हम देख लेते हैं एक दो एग्जाम्पल से कि क्या क्या रिलेशन दिखता है हमें, ठीक है। तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, लेट अस टेक एग्जाम्पल, कोई एक मान लेते हैं पॉलिनोमियल है पी एक्स, और ये है लेट अस से 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6, ये एक पॉलिनोमियल है। तो सबसे पहले तो पॉलिनोमियल के जीरोस हम कैलकुलेट करेंगे। तो जो नॉर्मल मेथड है जीरोस कैलकुलेट करने का वही हम लोग यूज करेंगे। तो बिकॉज इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो जीरोस कैलकुलेट करने के लिए हमें सबसे पहले इस पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना पड़ेगा। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को या क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस को फैक्टराइज करने का जो तरीका है वो क्या है, जो जो कॉमन वे हम लोगों ने सीखा हुआ है, जो कॉमन मेथड है वो क्या है कि मिडिल टर्म को स्प्लिट करके इसको दो फैक्टर में ब्रेक कर देना, ठीक है। तो जीरोस, इसका जीरोस क्या होगा पहले तो ये जानते हैं। तो जीरोस कैलकुलेट या कंप्यूट करने के लिए सबसे पहले इस पॉलिनोमियल को, जीरोस का मतलब क्या है, जीरोस का मतलब ये है कि एक्स की वो कौन सी वैल्यू होगी जिसपे ये पूरा का पूरा जो पॉलिनोमियल है वो जीरो हो जाए, ठीक है। इसलिए इसको हम जीरो से इक्वेट कर देते हैं। तो हम जीरोस कंप्यूट करने के लिए पी एक्स को हम क्या मान लेते हैं कि ये जीरो है, और एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। दैट मीन्स हम ये मान लेते हैं कि 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 जब जीरो होगा तो x की वैल्यू क्या होगी, x की वही वैल्यू जीरोस कहलाएगी पॉलिनोमियल की, ठीक है। अब x की वैल्यू निकाल लेते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहले इसको इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, ये जो गिवन पॉलिनोमियल है। फैक्टराइज करने के लिए हमें ये जो मिडिल टर्म है, स्प्लिटिंग जो मेथड हम लोग यूज करने जा रहे हैं क्या है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, ठीक है। तो जब भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल
हमारे पास होगा या क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कोई होगा हमारे पास, तो उसको फैक्टराइज कैसे किया जाएगा, उसके मिडिल टर्म को स्प्लिट करके। और जो मेथड है वो है क्या मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का, कि जो मिडिल टर्म है उसको हम इस तरीके से ब्रेक करें, ये जो मिडिल टर्म है -8x, इसको दो टर्म में ब्रेक करेंगे, है ना। दो टर्म मान लेते हैं कि वो एक टर्म होगा a और दूसरा टर्म होगा b, सच दैट कि a और b को ऐड करने पे क्या है, a प्लस b जब हम करें तो क्या मिले, -8x, जो मिडिल टर्म है वही मिल जाए। और इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करें, a इंटू बी करें, तो क्या मिले, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का जो भी प्रोडक्ट होगा उसके बराबर, यानी कि 2x² टाइम्स 6, है ना, टू दोनों ही पॉजिटिव हैं, टाइम्स 6 विच इज 12x², 12x²। ठीक है, तो ये है मेथड जो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, ये मेथड। तो ये मेथड है मिडिल टर्म को स्प्लिट करने का, इस तरीके से स्प्लिट किया जाता है। तो अब वो दोनों टर्म कौन से होंगे कि दोनों को ऐड करने पे -8x आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे 12x² आ जाए। तो अब हमें सोचना पड़ेगा, एक टर्म हो सकता है हमारा -2 -6, ऐसे हम ले लें। तो देखते हैं 2x² और -2x, आई मीन -8x के जगह पे हम दो टर्म लिखने जा रहे हैं, उसको स्प्लिट करके -2x एंड -6x, ठीक है, और +6 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो अब ध्यान से देखेंगे, -2x -6x दोनों को ऐड करने पे क्या आएगा, -8x, और -2x, है ना, टाइम -2x टाइम्स -6x जब करेंगे तो क्या आ जाएगा, 12x², पॉजिटिव 12x², ये आ जाएगा। तो इसका मतलब ये मिडिल टर्म जो हमने स्प्लिट किया है मिडिल टर्म को दो टर्म्स में, ये सही स्प्लिटिंग करा हुआ है। अगर ये मल्टीप्लाई करने पे ये नहीं आता, या कोई साइन में कुछ डिफरेंस होता, या ऐड करने में साइन में कोई डिफरेंस आ रहा होता, या ये नंबर नहीं आ रहा होता, तो इसका मतलब मिडिल टर्म हमने स्प्लिटिंग सही से नहीं की है। ये दोनों कंडीशन फुलफिल होने चाहिए, ऐड करने पे मिडिल टर्म आए अलॉन्ग विथ साइन, और मल्टीप्लाई करने पे जो फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट है उसके इक्वल आए अलॉन्ग विद द साइंस, ठीक है। तो ये स्प्लिटिंग सही हुई है। अब क्या करेंगे, इसके बाद मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लेने के बाद जो अगला टास्क है कि अब इसको फैक्टर के फॉर्म में जो जो दो दो जो टर्म का पेयर ले लेंगे। तो ये मान लो हमारा पहले दो टर्म और ये लास्ट के दो टर्म, इन दोनों में से कॉमन जो फैक्टर्स हैं, कॉमन फैक्टर्स उनको कॉमन लेके, तो यहाँ पे 2x कॉमन है। अब देखें पहले दोनों टर्म में 2x कॉमन है, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, यहाँ से x बच जाएगा एक, और यहाँ से -1 बच जाएगा। और यहाँ से इन दोनों में क्या कॉमन लिया जाए, कॉमन हम कुछ इस तरीके से लेंगे कि ब्रैकेट के अंदर वाली चीज सेम रहे, ठीक है। तो -6 अगर कॉमन ले लें तो यहाँ से x बच जाएगा, ठीक है, क्योंकि -6 टाइम्स x जो है वो -6 होता है, और -1 यहाँ पे बच जाएगा, तो -6 टाइम्स -1, ये +6 हो जाएगा, इक्वल्स टू 0। तो ये बन गया हमारा अगला इक्वेशन, यहाँ पे आ गया। अब क्या करेंगे कि एक टर्म ये है, दूसरा टर्म ये है, इन दोनों टर्म में x-1 कॉमन है, ठीक है, तो x-1 को अब हम कॉमन ले लेंगे। तो x-1 अगर कॉमन ले लें तो इस टर्म में क्या बचेगा, 2x, और यहाँ पे क्या बचेगा, इस वाले टर्म में -6 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब ये दोनों जो फैक्टर हैं, ये दोनों फैक्टर का जो प्रोडक्ट है वो 0 हो रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब या तो x-1 0 होगा और या तो 2x-6 0 होगा। तो इस चीज को अब हम नेक्स्ट पेज पे या नेक्स्ट स्लाइड पे लिख लेते हैं। सो x-1 एंड 2x-3 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे इसको लिख लेते हैं पहले। तो हमारे पास है x-1 और 2x-6, I'm sorry, इक्वल्स टू 0।
ये इक्वेशन अभी हमारा बन रहा है और अब x की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे देख रहे हैं दो फैक्टर अगर ज़ीरो है तो ये ज़ीरो कब होंगे, या ये ज़ीरो कब होगा, या तो ये वाला पार्ट ज़ीरो हो या तो ये वाला पार्ट ज़ीरो हो, है ना। तो इसको यानी कि जो गिवन पॉलिनोमियल पी एक्स है ये ज़ीरो कब होगा, तो या तो x माइनस वन ये ज़ीरो हो और ये जो 2x माइनस सिक्स है ये ज़ीरो हो। दोनों में से कोई भी एक ज़ीरो हो जाएगा तो ओवरऑल ज़ीरो टाइम्स अनदर नंबर विल ऑलवेज बी ज़ीरो, ठीक है। तो अगर x माइनस वन ज़ीरो होगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू वन हो जाएगी। और अगर और 2x माइनस सिक्स ये ज़ीरो होगा तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6/2 विच इज 3। तो x की दो वैल्यू आ रही है, x की वैल्यू एक तो 1 आ रहा है और दूसरा वैल्यू जो x का है वो 3 है। इसका मतलब क्या है कि ये जो गिवन पॉलिनोमियल था ये इस पॉलिनोमियल में अगर हम x के जगह पे 1 रख दें यानी p1 जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये 0 आएगा, ठीक है। और जब हम p3 कैलकुलेट करेंगे यानी x की जगह 3 पुट कर दिया जाए तो भी इसकी वैल्यू 0 होगी। आप चाहो तो यहाँ पे P1 और P3 कैलकुलेट भी कर सकते हो। P1 क्या हो जाएगा, 2 माइनस एट प्लस सिक्स, आप देखिए तो माइनस सिक्स प्लस सिक्स विच इज 0। और अगर x के जगह पे 3 रख दें, P3 कैलकुलेट किया जाए तो 3 स्क्वायर 9 टाइम्स टू 18, 18 एंड 24, राइट। 18 माइनस 24 प्लस 6, तो 18 माइनस 24 कितना हो जाएगा, ये माइनस सिक्स हो जाएगा और प्लस सिक्स फिर से ये जीरो हो गया, ठीक है। तो P1 की वैल्यू जीरो है और P3 की वैल्यू जीरो है, यानी 1 और 3 ये दोनों क्या हैं, इसके जीरोज हैं, राइट। इसका मतलब क्या है, ये 1 एंड 3 दीज आर जीरोज, ठीक है। जो जीरोज है वो x के फॉर्म में यहाँ पे निकला है। x की जो दो वैल्यूज निकल के आ रही हैं गिवन पॉलिनोमियल की, जब हम उसको जीरो से इक्वेट कर देते हैं, राइट, जो गिवन पॉलिनोमियल है जब उसको जीरो से इक्वेट कर देते हैं x की दो वैल्यू निकल के आती है, वही जो x की दोनों वैल्यूज हैं वही इस पॉलिनोमियल के जीरोज हैं, ठीक है ना। अच्छा, हमारा टास्क क्या है, हमें ध्यान रखना है कि हम लोग क्या काम कर रहे हैं। हम लोग एक्चुअली जो जीरोज और कोफिशिएंट है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के उनके बीच में एक रिलेशन स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कोई रिलेशन है क्या, उसको जानने की कोशिश कर रहे हैं अभी फिलहाल हम। तो जीरोज तो हमने कैलकुलेट कर लिया इस पॉलिनोमियल का, तो एक बार पॉलिनोमियल यहीं पे फिर से लिख देते हैं। तो पॉलिनोमियल इज 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6, ठीक है। तो ये जो पॉलिनोमियल दिया गया है ये है 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6, ये हमारा पॉलिनोमियल है। और इसके जो जीरोज आ रहे हैं, इसके दो जीरोज आ रहे हैं 1 एंड 3, ये दोनों ही इसके जीरोज हैं। तो x की वैल्यू चाहे 1 लें चाहे 3 लें, दोनों ही केस में पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा, ठीक। अच्छा, अब हम एक चीज और यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे कि अगर दोनों जीरोज को ऐड करें तो क्या आएगा। जरा करके देखते हैं इन दोनों जीरोज को ऐड। सम ऑफ जीरोज जरा हम यहीं पे साइड में फाइंड आउट करते हैं, जो स्पेस बचा है हमारे पास, ठीक है। तो जरा सम ऑफ जीरोज निकालते हैं, सम ऑफ जीरोज। तो ये क्या हो जाएगा, ये जो दोनों जीरोज हैं तो 1 प्लस 3 विच इज 4, ठीक है। और अगर इसको ध्यान से देखें, जो हमारा पॉलिनोमियल है इसके साथ कोई रिलेशन आ रहा है क्या सम ऑफ जीरोज का, तो ये जो नेगेटिव ऑफ 8 है यानी x का जो कोफिशिएंट है, इस कोफिशिएंट को का अगर हम नेगेटिव ले लें और उसको x स्क्वायर के कोफिशिएंट से डिवाइड कर दें तो ये भी 4 आता है ना। इसका मतलब क्या है कि जो सम ऑफ जीरोज है वो हमें ऐसा लग रहा है कि नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x
डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको ऐसे कह सकते हैं ना, जो सम ऑफ जीरोज हैं उसको इससे इक्वेट कर सकते हैं कि नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, यानी ये क्या है, ये है सम ऑफ जीरोज। तो सम ऑफ जीरोज की वैल्यू क्या हो रही है, ये तो जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में एक रिलेशन ये निकल के आ गया। यहां से अगर हम दोनों जीरोज के प्रोडक्ट की बात करें तो वहां पे भी एक रिलेशन मिलेगा हमें। तो सम ऑफ जीरोज हमने फाइंड आउट कर लिया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी फाइंड आउट कर लेते हैं। ये भी देखते हैं क्या आता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ये क्या हो जाएगा, पहला जीरो था 1, दूसरा जीरो था 3, तो विच इज 3। और इसको अगर हम कोफिशिएंट्स के साथ रिलेट करके देखें, जो हमारा जो पॉलिनोमियल के जो कोफिशिएंट्स थे, तो ये जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट वाले को एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से डिवाइड करें तो 3 मिलता है ना। तो हम कह सकते हैं कि दिस इज नथिंग बट कांस्टेंट, राइट। जो कांस्टेंट टर्म है वो उसको डिवाइड कर दें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो एक चीज यहाँ पे हम नोटिस कर रहे हैं कि जो जो डिनोमिनेटर में है वो हर बार हम एक्स स्क्वायर का ही कोफिशिएंट ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमने कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर लिया है और दूसरे केस में भी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ही लिया हुआ है। सम ऑफ जीरो जब कैलकुलेट कर रहे हैं तो जो एक्स का कोफिशिएंट है वो लेंगे उसका नेगेटिव साइन के साथ, और जब हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कैलकुलेट कर रहे हैं तो उस केस में जो कांस्टेंट टर्म है उसकी वैल्यू ली जाएगी। ठीक है, तो एक रिलेशन यहाँ से जीरोज और कोफिशिएंट में इस तरीके का रिलेशन दिख तो रहा है इस पॉलिनोमियल के लिए, लेकिन क्या ये सभी पॉलिनोमियल के लिए ट्रू है, ये भी तो फैक्ट हमें एस्टेब्लिश करना पड़ेगा कि ये जो रिलेशन हमने एक पॉलिनोमियल से कुछ इस तरीके का सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज करके कुछ रिलेशन आइडेंटिफाई किया, ये कोई फॉर्मूला तो तब बनेगा ना जब ये सभी पॉलिनोमियल में एप्लीकेबल होगा। तो एक पॉलिनोमियल और हम चेक करते हैं, वहां पे देखते हैं क्या ये सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो है वो क्या इसी फॉर्मूले को या इसी पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं क्या। तो एक और एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं और उस एग्जाम्पल्स को भी समझते हैं। तो अभी फिलहाल हमें जो एक उस एग्जाम्पल से पहले हम बात कर लें, जो हमें एक फॉर्मूला बनता हुआ दिख रहा है या एक पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है, वो ये है कि सम ऑफ जीरोस कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। सम ऑफ जीरोस, इसके लिए जो पैटर्न बन रहा है पहले वाले एग्जाम्पल से हमारे, वो है नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक तो ये पैटर्न है या फॉर्मूला जो भी कह लीजिए आप, और जो दूसरा है वो है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये है जो कांस्टेंट टर्म है वो कांस्टेंट टर्म को डिवाइड करना है इसी से कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर से, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अभी कुछ हम जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो ज्यादा अच्छे से क्लैरिटी मिलेगी कि इसको अप्लाई कैसे करना है ना, प्रॉब्लम्स में इन चीजों को अप्लाई कैसे करना है। बट ये सभी पॉलिनोमियल के लिए ये जो दोनों केसेस हैं, क्या ये सभी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए ट्रू हैं, वो भी तो एस्टैब्लिश करना पड़ेगा। अभी तो हमने सिर्फ एक पॉलिनोमियल को देखा है और वहां से ये रिलेशन फाइंड आउट करने की कोशिश करी है। एक और पॉलिनोमियल देख लेते हैं, एक सेकंड एग्जांपल लेते हैं। एग्जाम्पल 2 है ये हमारा। सो let us say that this polynomial px is 3x square plus 5x minus 2। एक ये पॉलिनोमियल ले लिया हमने, और अगेन इस पॉलिनोमियल का जीरोस पहले हम निकालेंगे। अच्छा, किसी भी पॉलिनोमियल के जो मैक्सिमम पॉसिबल जीरोस होंगे
वो डिपेंड करता है कि पॉलिनोमियल का डिग्री क्या है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो मैक्सिमम पॉसिबल जीरोस होगा वो 2 होगा, है ना। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 मैक्सिमम जीरोस पॉसिबल हैं, उससे कम भी हो सकते हैं, हो सकता है एक भी जीरोस ना हो किसी गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, या मैक्सिमम 2 जीरोस होंगे, राइट। तो जैसे कि पिछले एग्जाम्पल में भी हमने देखा था, तो 2 जीरोस यहाँ पे हमें मिले थे इस एग्जाम्पल में। तो ये पहला जीरोस था और ये दूसरा जीरोस था। ऐसे ही इस वाले एग्जाम्पल में भी जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है जीरोस के आने की, वो 2 जीरोस के होने की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है। तो देखते हैं वो जीरोस क्या होंगे, और उन जीरोस को फाइंड आउट करने के लिए अगेन हम लोग जो मेथड यूज करेंगे वही है जो कॉमन मेथड, बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो सबसे पहले तो इस पॉलिनोमियल को जीरो से इक्वेट कर लेते हैं, जीरोस फाइंड आउट करने के लिए, है ना, क्योंकि पी एक्स जीरो, एक्स की कौन सी वैल्यू होगी कि पी एक्स, आई मीन एक्स की किस वैल्यू के लिए पी एक्स जीरो होगा, तो पी एक्स को जीरो से इक्वेट कर देते हैं और फिर इस पॉलिनोमियल की, दैट मीन्स कि ये जो 3x² प्लस 5x माइनस 2 ये जीरो है, और अब x की वैल्यू निकाल लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि x की कौन कौन सी वैल्यूज पे ये पी एक्स जीरो होगा। तो x अब हम फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें फैक्टर्स चाहिए होंगे, फैक्टराइज कर लेते हैं, मिडिल टर्म को स्प्लिट कर देते हैं। तो जो मेथड है, तो इसको 2 टर्म में हम स्प्लिट करेंगे, मान लेते हैं वो 2 टर्म जो है वो a और b हैं, सच दैट इन दोनों को ऐड करने पे +5x मिलना चाहिए और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे -6x² है ना, जो फर्स्ट और लास्ट टर्म है उसका प्रोडक्ट। तो 3x² टाइम्स -2, तो -6x²। तो ये दोनों टर्म क्या होंगे, अब हमें सोचना होगा कि मिडिल टर्म, आई मीन ये दोनों टर्म क्या होंगे कि ऐड करने पे 5x हो और मल्टीप्लाई करने पे -6x² हो। तो 6 और, आई मीन 6x और -x अगर हम ये ले लें तो इस तरीके से लिखते हैं, ये देखिए 3x² और 5x के जगह पे क्या लिख दें, +6x और -x या 1x, एक ही बात है, और -2। तो 5x के जगह पे ये लिख दिया, दोनों को ऐड करेंगे तो +5x मिलेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -6x² होगा। अच्छा, कुछ लोग जो जो कॉमन मिस्टेक्स यहाँ पे स्टूडेंट्स करते हैं, वो मिस्टेक ये है कि 5x को ब्रेक कर देते हैं 3x और 2x में, वहाँ पे भी प्रोडक्ट करने पे 6x² आ रहा है और ऐड करने पे 5x आ रहा है, बट साइन का डिफरेंस है, आप ध्यान रखिए। अगर 3x प्लस 2x, ऐसे +3x और +2x लेंगे तो ऐड करने पे तो सही आ जा रहा है, जो मिडिल टर्म है वही मिल रहा है, बट जब दोनों का प्रोडक्ट करोगे आप तो 3x टाइम्स 2x प्लस 6x² होगा, बट हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए -6x²। ठीक है, तो वो जो सही मेथड है या जो जो करेक्ट वे है स्प्लिटिंग का, वो ये वाला है, ये वाला नहीं है। तो इस तरीके से ना स्प्लिट करके इस तरीके से ही हम स्प्लिट करेंगे, इस बात का ये ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक है जो स्टूडेंट्स, ज़्यादातर स्टूडेंट्स इस मिस्टेक्स को कमिट करते हैं। तो ठीक है, तो ये हो गया हमारा मिडिल टर्म को इसका स्प्लिटिंग। अब इसके बाद इन दो दो टर्म्स में से, इन पेयर में से जो कॉमन फैक्टर्स हैं उनको कॉमन लेके, अच्छा ये इक्वल्स टू 0 भी तो है ना, ये इक्वेशन है। तो अब पहला जो पेयर है इसमें 3x कॉमन है, तो यहाँ पे 3x कॉमन ले लिया जाए तो यहाँ पे बचेगा क्या, x, इस वाले टर्म से x बच जाएगा और यहाँ पे +2, राइट। और जो जो ये वाला पेयर है, इसमें से हमें इस तरीके से कुछ कॉमन लेना है कि ब्रैकेट के अंदर यही सेम चीज़ जो बचे, फिर ब्रैकेट के अंदर का जो टर्म है वो सेम ही रहे, या जो नंबर्स हैं या जो भी एक्सप्रेशन है ब्रैकेट के अंदर वो सेम ही हो दोनों ब्रैकेट में। तो यहाँ से हमें -1 कॉमन लेना पड़ेगा, उसके लिए -1 कॉमन ले लें तो ये x हो जाएगा और ये +2 हो जाएगा, इक्वल्स टू 0। तो अब जो है नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, x+2, हमारे पास 2 टर्म हो गए, एक ये पूरा टर्म है और ये दूसरा टर्म है, इसमें से x+2 जो है वो कॉमन है, तो x+2 को कॉमन कर लिया। तो इस वाले टर्म्स में x+2 अगर कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, 3x
और इस वाले टर्म्स में x प्लस 2 बाहर ले लिया, कॉमन निकाल लिया है, तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा -1 इक्वल्स टू 0। अच्छा, अब ये गिवन एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल 0 कब होगा? जब या तो x प्लस 2 0 हो या 3x माइनस 1 0 हो। ठीक है, यहीं पे साइड में करते हैं। तो ये पूरा का पूरा 0 कब होगा? तो इसके नीचे आप करोगे, मैं यहीं साइड में कर रहा हूं। तो जब x प्लस 2 0 हो और 3x माइनस 1 ये 0 हो। x प्लस 2 0 होगा तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? -2। और जब 3x माइनस 1 0 होगा तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/3। तो ये दो x की वैल्यूज हमें मिल गए, यानी ये जो दोनों हैं यही हैं जीरोस गिवन जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसके। ठीक है, तो दो जीरोस हमें यहाँ पे भी मिले हैं, -2 एंड 1/3। ठीक है, जो जीरोस हमें मिले हैं वो क्या क्या मिले हैं? एक तो -2 है एंड सेकंड जीरो इज 1/3। सेकंड जीरोस इज 1/3। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि p ऑफ -2 अगर आप कैलकुलेट करोगे, बिकॉज -2 इज जीरो, दैट मीन्स p ऑफ -2 विल बी 0 इस पॉलिनोमियल के केस में, है ना। और जब p ऑफ 1/3 आप कैलकुलेट करोगे, यानी x के जगह पे 1/3 पुट कर दोगे, तो भी ये 0 ही आएगा। आप चाहो तो यहाँ पे कैलकुलेट करके देख भी सकते हो। आई मीन x की को सब्स्टिट्यूट कर दो 1/3 से इस एक एक्सप्रेशन में, तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यही जीरोस का मतलब है। अब जीरोस तो हमने फाइंड आउट कर लिया। हमारा अगला टास्क क्या है कि अभी जो हमने पिछले एग्जाम्पल में एक रिलेशन स्टैब्लिश किया था, ये चेक करना है कि क्या ये वाला रिलेशन यहाँ पे भी दूसरे वाले एग्जाम्पल में भी होल्ड कर रहा है कि नहीं। यानी कि जो सम ऑफ जीरोस है वो नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये है क्या? एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज जो द कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये वाला रिलेशन होल्ड कर रहा है क्या? तो जो सम ऑफ जीरोस हैं, सॉरी, जो सम ऑफ जीरोस हैं वो अब हम देखते हैं, ये सेकंड वाले इसके लिए जो अभी हमने कैलकुलेट किया है। तो यहाँ पे एक बार फिर से लिख ले रहे हैं जीरोस जो दोनों आए हैं, एक तो है -2 एंड 1/3, राइट? यस, 1/3। तो सम ऑफ जीरोस देखते हैं। सम ऑफ जीरोस, ये दैट मीन्स -2 प्लस 1/3, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? -6 प्लस 1, सो -5/3 ये हो जाएगा। सॉरी। और अगर हम यहीं पे अपना पॉलिनोमियल भी लिख लें, हमारा पॉलिनोमियल जो था वो क्या है? px, ताकि रिलेट कर सकें हम। 3x² प्लस 5x माइनस 2, 3x² प्लस 5x माइनस 2। ठीक है, तो क्या वो रिलेशन होल्ड कर रहा है यहाँ पे? दैट मीन्स नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। तो अगर हम इस फॉर्मूले को यूज करें तो क्या मिल जाएगा? कोफिशिएंट ऑफ x क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x इज 5, तो नेगेटिव फॉर्मूले का पार्ट है 5 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² इज 3, विच इज नथिंग बट -5/3। तो ये वाला रिलेशन सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x², ये अभी भी होल्ड कर रहा है, क्योंकि जब दोनों को हम सम कर रहे हैं तो जो वैल्यू आ रही है वो इस फॉर्मूले से जो वैल्यू आ रही है वो दोनों ही सेम है। ठीक है, तो ये रिलेशन इसका मतलब होल्ड कर रहा है, और कहीं ना कहीं फिर ये रिलेशन सही भी होगा। तो हमने दो फॉर्मूले, आई मीन दो एग्जांपल्स के लिए हमने इस फॉर्मूले को या इस रिलेशन को टेस्ट किया है। आप जितने भी इस तरीके के क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हैं उनके लिए जब भी हम इसको चेक करेंगे ये रिलेशन हमेशा होल्ड होगा। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी हम चेक कर लेते हैं। सम ऑफ जीरोस तो होल्ड कर रहा है, जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है क्या ये होल्ड कर रहा है? तो जो पहला जीरोस -2
टाइम्स जो दूसरा जीरोज है वो 1/3 है, विच इज -2/3 है ना। और जो हमारा रिलेशन पहले वाले एग्जाम्पल में आया था वो क्या था, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का जो रिलेशन था, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का, उस रिलेशन से अगर हम कैलकुलेट करें तो वो था जो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म को डिवाइड करना है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर से। और अगर हम ध्यान से देखें तो हमारा इस केस में कांस्टेंट टर्म इज -2 है ना, -2, इसको डिवाइड करना है 3 से। सो अगर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी दोनों जो जीरोज हमने कैलकुलेट किया था फैक्टराइज करके, उन जीरोज का प्रोडक्ट लें तो -2/3 आ रहा है। और अगर उस रिलेशन से जीरोज निकालें यानी कांस्टेंट टर्म को डिवाइड करें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर से, तो वो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के इक्वल ही आ रहा है। इसका मतलब ये वाला रिलेशन भी होल्ड कर रहा है, तो दोनों रिलेशन होल्ड कर रहे हैं। ठीक है, ये वाला रिलेशन और ये वाला रिलेशन, ये दोनों ही रिलेशन यानी सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये रिलेशन होल्ड दोनों ही केस में कर रहे हैं। तो हम इसको जनरलाइज कर देते हैं कि किसी भी गिवन क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल है, मान लेते हैं ये पॉलिनोमियल क्या है, पी एक्स, इसका जनरल फॉर्म क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, राइट। इसके लिए जो जो सम ऑफ जीरोज होगा, और मान लेते हैं कि इसके जो दो जीरोज हैं, एक जीरोज को हम डिनोट करते हैं अल्फा से और दूसरे जीरोज को डिनोट करते हैं बीटा से। ये तो अल्फा एंड बीटा दे आर ग्रीक लेटर्स, राइट। तो एज अ सिंबल्स हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो अल्फा एक जीरोज है और बीटा दूसरा जीरोज है, अगर मान लें, ठीक है। सो जीरोज को अल्फा बीटा अगर हम मान लें, तो अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोज, ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स विच इज बी डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर विच इज ए, है ना। तो अगर जनरल फॉर्म से कंपेयर करके इस उसी फॉर्मूले या उसी रिलेशन को हमें थोड़ा सा कंडेंस फॉर्म में या शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो इस तरीके से हम लिखते हैं। और प्रोडक्ट ऑफ जीरो दैट मीन्स अल्फा टाइम्स बीटा, ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म विच इज सी डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर विच इज ए। तो ये वाला जो रिलेशन हम यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं, ध्यान रखना है कि ये रिलेशन जो जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, उस पे होल्ड कर रहा है ना। तो ये b और a क्या है, तो हमें पता है b इज द कोफिशिएंट ऑफ x, a इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड c इज कांस्टेंट टर्म इन द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो जनरल फॉर्म है उसमें a एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, b x का कोफिशिएंट होता है और c जो है वो कांस्टेंट टर्म होता है, और उसी को यूज करके ये दोनों रिलेशन लिखा गया है। ये वाला क्या है, सम ऑफ जीरोज, और ये वाला प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। एंड अल्फा एंड बीटा दे आर, हम लोग मान ले रहे हैं कि ये दोनों क्या है, जीरोज हैं इस पॉलिनोमियल के, तो उस केस में ये दो दो रिलेशन हमें मिल जा रहे हैं। ठीक है, और इसी बात को हमने इस तरीके से लिखा हुआ था, ये इस चीज को हमने लिखा था सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यही सेम चीज यहाँ पे लिखी गई है, आप ध्यान से देखिए। और इस चीज के लिए हमने पहले कैसे लिखा था, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ये हो जाएगा कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो दोनों एक ही चीज है, ये थोड़ा कंडेंस्ड फॉर्म में लिखा गया है, ये स्टेटमेंट्स यूज करके इसको ये वाला जो रिलेशन है वो लिख रहे हैं हम। तो जनरली हम इस तरीके से ध्यान में रखेंगे ताकि बहुत ज़्यादा लिखना ना पड़े जब हम कोई चीज़ सॉल्व कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। और अल्फा बीटा क्या है, अल्फा एंड बीटा दे आर द जीरोज ऑफ क्वाड्रेट, ध्यान रखेंगे अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और पॉसिबल जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि दो ही हमें पता है ऑलरेडी कि किसी भी ये जो पॉलिनोमियल है बिकॉज इट्स डिग्री इज 2 है ना, तो इसके जो मैक्सिमम पॉसिबल जीरोस हैं वो दो ही हैं, दो ही होंगे, तो उन दोनों को हमने एक को अल्फा मान लिया, दूसरे को बीटा मान लिया। सम ऑफ जीरोस यहाँ पे कर रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यहाँ पे कर रहे हैं, दैट्स इट। ठीक है, अब हम इसी चीज को ये एक जनरल फॉर्म जो पॉलिनोमियल का है इसको यूज करते हुए ये दोनों रिलेशन को डिराइव करने की कोशिश करेंगे, जो अब हम नेक्स्ट पेज पे उस रिलेशन को डिराइव करेंगे कि ये रिलेशन, ये जो दोनों रिलेशन हमने बनाया है इसका डेरिवेशन कहाँ से आ रहा है, ये कैसे आ रहा है। ये रिलेशन जो दोनों हमने अभी स्टैब्लिश किया है ये तो एग्जाम्पल्स के थ्रू स्टैब्लिश किया हुआ है ना, दो एग्जाम्पल हमने देखे और दोनों एग्जाम्पल से यही सेम रिलेशन निकल के आया। अब इस चीज को जनरल फॉर्म से कैसे डिराइव किया जाए उसको हमें सीखना है और समझना है, तो चलिए अब उसको देखते हैं। चलिए तो अब हम लोग डिराइव करते हैं कि सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वाला जो रिलेशन अभी हमने फाइंड आउट किया था, उसको जनरल फॉर्म जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म होता है उससे डिराइव कैसे किया जाए वो अब हम लोग सीखते हैं। ठीक है, तो अगर ये मान लें कि कोई हमारे पास एक पॉलिनोमियल है पी एक्स, ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही है जनरल फॉर्म क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। और लेट अस अज्यूम दैट, अभी हम डेरिवेशन के स्टेप्स नहीं लिख रहे हैं, पहले हम कुछ चीज़ों को डिस्कस कर ले रहे हैं कि ताकि वो डेरिवेशन समझने में हेल्पफुल हो। तो फिर हम वो जो जो एग्जैक्ट स्टेप्स होंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, डेरिवेशन जो है वो आई डोंट थिंक कि ये जो डेरिवेशन हम लोग सीख रहे हैं वो एग्जाम में डेरिवेशन पूछा जाएगा, बट ऐसा क्योंकि आपके कोर्स में कहीं मेंशनड, आई मीन आपके सिलेबस में कहीं मेंशन नहीं है कि डेरिवेशन पूछा जाएगा, हालांकि ये भी नहीं मेंशन है कि नहीं पूछा जाएगा, तो हम कुछ कह नहीं सकते, पूछा जा भी सकता है, तो इसलिए हम डेरिवेशन को अच्छे से ही समझ लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम मान लें कि अल्फा एंड बीटा आर टू जीरोस ऑफ दिस गिवन पॉलिनोमियल, अल्फा और बीटा इसके दो जीरोस हैं, तो अगर अल्फा इस पी एक्स का जीरो है इसका मतलब क्या होगा कि पी अल्फा क्या होगा, जीरो होगा, और अगर एक्स के जगह पे बीटा रखें दैट मीन्स पी ऑफ बीटा ये भी जीरो होगा, है ना, ये जीरोस का यही तो मतलब है। इफ अल्फा इज जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल दैट मीन्स कि एक्स की जगह हम अल्फा रखें तो ये पूरा का पूरा वैल्यू जीरो हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब एक चीज और हम ध्यान में करते हैं, ध्यान में लाते हैं, जो 9th क्लास में हमने पढ़ा था फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम, ये थ्योरम क्या बोलता है कि अगर कोई पॉलिनोमियल पी एक्स है, ठीक है, कोई एक पॉलिनोमियल हमारे पास है पी एक्स, और लेट्स से a is any real number, a क्या है, is any real number, it belongs to real number, और ये जो पॉलिनोमियल है उसका डिग्री 1 या उससे ज्यादा होना चाहिए, तो x minus a is factor of px if pa is 0, यही था ना, x minus a is factor of px, right, if pa इक्वल्स टू 0, ध्यान में आ रहा है फैक्टर थ्योरम। यानी अगर कोई एक पॉलिनोमियल है पी एक्स, और अगर एक्स के जगह पे ए रखने पे ये पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है, तो हम बोलते हैं कि x माइनस ए इज द फैक्टर। ठीक है, इसी लॉजिक से कोई एक पॉलिनोमियल है यहाँ पे हमारे पास पी एक्स है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है हमारे पास, और हम ये बोल रहे हैं कि x के जगह पे अल्फा रखने से यानी पी अल्फा 0 हो जा रहा है, इसका मतलब x माइनस अल्फा क्या होगा, फैक्टर होगा पी एक्स का, इज फैक्टर ऑफ पी एक्स होगा ना, ये फैक्टर थ्योरम से आ रहा है। और बीटा, बीटा भी, अल्फा बीटा क्या है, इसके जीरोस हैं, ये कोई भी नंबर हो सकते हैं, कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, तो वैसे ही एक्स के जगह पे बीटा रखने पे भी ये 0 हो जा रहा है बिकॉज बीटा इज जीरोस, इसका मतलब क्या है कि x माइनस बीटा इज ऑल्सो अ फैक्टर।
ऑफ पी एक्स, है ना। तो अगर इस पॉलिनोमियल जो गिवन पॉलिनोमियल है उसमें ऐसी दो वैल्यू हैं और यही मैक्सिमम पॉसिबल दो वैल्यूज हैं जिस पे ये जीरो होगा, तो पी अल्फा पे ये जीरो हो जा रहा है और पी बीटा पे भी ये जीरो हो जा रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा दे आर द फैक्टर्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, ये बात हमें समझनी है, यानी इस पॉलिनोमियल को अगर हम फैक्टराइज करें तो उसके दो फैक्टर ये निकल के आएंगे। I mean, they are the factors. I mean, not necessarily only two factors, but they are the factors of this polynomial. ठीक है, तो ठीक है, इतनी बात तो समझ में आ गई हमें कि जो x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा दे आर द फैक्टर्स ऑफ px और द गिवन पॉलिनोमियल। अब इन सारी बातों को हम यूज करेंगे अपने जो जो रिलेशन डिराइव करने जा रहे हैं, है ना, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो अब सारे स्टेप्स हम आपको समझाते हैं कि कैसे होगा। तो हम ऐसे अगर हम मान लें, लेट, ये डेरिवेशन देखते हैं, लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस of a quadratic polynomial px which is ax square plus bx plus c, ये जनरल फॉर्म में लिख दिया। और since it is quadratic polynomial therefore a cannot be zero and alpha and beta are any, these are zeros as well as they are any real numbers। ठीक है, तो अगर ये जीरोस हैं इसका मतलब पी अल्फा भी जीरो होगा और पी बीटा भी जीरो होगा। दैट मीन्स therefore x minus alpha and x minus beta are the factors of px, are the factors of px, है ना, using factor theorem। you already know this, है ना, हमें ये पहले से ही पता है कि फैक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा जो है इसके फैक्टर्स हैं बिकॉज दे आर द जीरोस। तो ये जो गिवन पॉलिनोमियल है इसको इन फैक्टर्स के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, यानी ये जो पॉलिनोमियल है ए एक्स स्क्वायर, देयरफॉर ये जो पॉलिनोमियल है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको ऐसे लिखा जा सकता है कि एक्स माइनस अल्फा और ये दूसरा फैक्टर है एक्स माइनस बीटा और एक कांस्टेंट यहाँ पे यूज कर लेते हैं, लेट अस से k इज एनी अनदर एनी कांस्टेंट। ठीक है, तो k एक कोई कांस्टेंट है, तो हियर k ऐसे कॉमा के बाद लिखेंगे k is a constant। इसको हटा दें। ऑल राइट, तो अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। तो ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर इस चीज को सॉल्व कर लें तो k टाइम्स एक्स स्क्वायर, ये माइनस बीटा एक्स फिर माइनस अल्फा एक्स प्लस अल्फा बीटा, ऐसा कुछ हो जाएगा। ठीक है, अगर इस ब्रैकेट को ओपन कर लिया जाए k टाइम्स, राइट, या इसको थोड़ा थोड़ा सा और रीअरेंज कर लें और k से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये जो दोनों टर्म है यहाँ से हम नेगेटिव x कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, तो k टाइम्स एक्स स्क्वायर, यहाँ पे माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, ऐसे कर सकते हैं, नेगेटिव एक्स कॉमन ले लिया और प्लस अल्फा बीटा, इसको ऐसे ही रहने दिया। ठीक, आई मीन जब x इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो यही मिलेगा, है ना, माइनस साइन से ये माइनस अल्फा हो जाएगा टाइम्स x, तो माइनस अल्फा x और माइनस बीटा टाइम्स x माइनस बीटा x, तो सेम चीज मिल रही है। ठीक,
अब अगर k से इस ब्रैकेट को जो बचा हुआ है हमारे पास ब्रैकेट, इसको ओपन कर दें तो ये आ जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा के एक्स प्लस अल्फा बीटा के, कुछ इस तरीके से हमें मिल जाएगा, और के अल्फा बीटा कुछ इस तरीके से हमें मिल गया। ठीक है, अब जो हमारे लेफ्ट साइड में क्या है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, राइट। तो अब अगर दोनों तरफ के जो 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 लाइक पावर्स हैं उनके कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर लें तो हमें क्या मिलेगा, है ना, ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल हैं, इसका मतलब क्या है, आई मीन ये वाला एक्सप्रेशन और ये वाला एक्सप्रेशन इक्वल, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे के एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब अगर के की जगह पे ए लिखा हो और ये पूरे जगह पे हम क्या लिख दें बी, और इसके जगह पे सी, तभी तो ये इक्वल होगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कंपेयरिंग द अबव इक्वेशन और कंपेयरिंग द like powers of x on both side we get, हमें क्या मिलेगा k equals to a, नेक्स्ट पेज पे हम करते हैं k, we get k equals to a, और क्या मिल रहा है माइनस अल्फा प्लस बीटा k इक्वल्स टू b, है ना, माइनस अल्फा प्लस बीटा k इक्वल्स टू b, और तीसरी चीज जो हमें मिल रही है वो है अल्फा बीटा k इक्वल्स टू c, राइट, अल्फा बीटा k इक्वल्स टू c, ये तीन चीज मिल रही है हमें। तो ये पहला रिलेशन या इक्वेशन मिल रहा है, ये दूसरा इक्वेशन है हमारे पास, और ये तीसरा इक्वेशन है। अच्छा, k जो है वो a के बराबर है, इसका मतलब इस वाले में अगर k के जगह पे a रख दें तो क्या मिल जाएगा हमें, तो इसको थोड़ा सा और फर्दर सॉल्व कर लें तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस अल्फा प्लस बीटा a इक्वल्स टू b, या अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो a इधर चला जाएगा, या ऐसे कर लेते हैं माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी b बाई ए, और इससे हमें क्या मिल जाएगा अल्फा प्लस बीटा, ये क्या हो जाएगा नेगेटिव, दोनों तरफ नेगेटिव वन से मल्टीप्लाई कर दें तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। तो ये वाला रिलेशन मिल गया, इस जो सम ऑफ जीरोज हैं, जो सम ऑफ जीरोज हैं वो माइनस बी बाई ए, और ये माइनस बी और ए ये है क्या, अगर हम ध्यान से देखें अपना जो जो पॉलिनोमियल था तो नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, है ना, यही तो है। और इस वाले रिलेशन में k की जगह पे अगर हम a रख दें, है ना, क्योंकि ये k और a दोनों इक्वल हैं, तो इससे हमें क्या मिल जाएगा अल्फा बीटा a इक्वल्स टू c, तो अल्फा टाइम्स बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी ये c बाई ए, ये जो दूसरा रिलेशन आया था उसको भी डिराइव कर लिया हमने, यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज c बाई ए, सम ऑफ जीरोज माइनस b बाई ए, तो ये सम ऑफ जीरोज वाला फॉर्मूला हो गया या रिलेशन, सम ऑफ जीरोज ये क्या है माइनस b बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ये क्या है c बाई ए। ठीक है, तो ये हमें दोनों रिलेशन हमने डिराइव कर लिए इस तरीके से मैथमेटिकली, ठीक है, यूजिंग जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इस तरीके से ये सारे स्टेप्स हैं, इस तरीके से हम करेंगे। इसमें अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमसे पूछ लीजिए, आई मीन कमेंट करके आप हमसे पूछ लीजिए, इसको एक बार री एक्सप्लेन कर देंगे, या इस वीडियो को एक बार और देख लीजिए अगर कोई चीज़ कोई बात समझ में नहीं आई या मैं समझा नहीं पाया हूँ कोई पॉइंट जो लगता है कि समझाना ज़रूरी था और जहाँ पे आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, तो फिर से आप एक बार हमसे पूछ लीजिए, उसको हम फिर से एक्सप्लेन कर देंगे। तो जो दो इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें यहाँ से मिली, हमारा टेक अवे यहाँ से क्या है कि वो अब हमें रिलेशन पता चल गया है मल्टीपल वेज से, है ना, कई बार हमने इस रिलेशन को
डिटरमाइन कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया है। तो जो सम ऑफ जीरोज हैं फॉर एनी गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सम ऑफ जो रिलेशन है जीरोज और कोफिशिएंट्स में, वो क्या है? सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, एक तो ये रिलेशन मिला है, माइनस बी बाई ए होगा, और अल्फा टाइम्स बीटा, ये क्या हो जाएगा? सी बाई ए। ध्यान रखना है, ये बी ए सी ये सब है क्या? ये पॉलिनोमियल का जो जनरल फॉर्म है वहां से आ रहे हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। और जनरल फॉर्म में हमेशा देखेंगे यहाँ पे प्लस ही यूज करते हैं, नेगेटिव नहीं यूज करते, ठीक है। और ये b के जगह जब आप कोई वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे, जो रियल जो एक्चुअल आपको पॉलिनोमियल दिया गया होगा, तो विथ साइन सब्सटीट्यूट, उसका जो साइन होगा साइन के साथ यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे, ठीक है। तो नेगेटिव ऑफ b बाई ए। अगर कोई पॉलिनोमियल ऐसा हो, मान लेते हैं एक पॉलिनोमियल अगर आपको दिया गया है पी एक्स विच इज 7x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, है ना। तो अब यहाँ पे b की वैल्यू क्या है? -2 है, और c की वैल्यू क्या है? -3 है, a की वैल्यू वो 7 है, ठीक है। इससे अगर हम कंपेयर करें तो b के जगह पे -2 लिखा हुआ है, c के जगह पे -3 लिखा हुआ है, और a के जगह पे 7 लिखा हुआ है। तो इस फॉर्मूले में अगर हमें पुट करना हो b का वैल्यू, तो माइनस ऑलरेडी पहले से लगा हुआ है, b के जगह पे -2 रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अल्टीमेटली, और c की जगह पे -3 रखा जाएगा, ठीक है। तो ये वाला नेगेटिव साइन ऑलरेडी फॉर्मूले का आपके फॉर्मूले का पार्ट है, और b की वैल्यू जो भी साइन के साथ होगी वो हम यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। तो ये दोनों रिलेशन हमें ध्यान में रखना है, और आगे जो प्रॉब्लम्स करेंगे उनमें ये दोनों रिलेशन का यूज होगा, काफी ज्यादा इनका यूज होगा, ठीक है। ऑलराइट, सो चलिए एक एग्जांपल अभी देखते हैं हम। सो द प्रॉब्लम इज फाइंड the zeros of the quadratic polynomial x square plus 7x plus 10 and verify the relationship between the zeros and the coefficients. राइट, सो सबसे पहले हमें यहाँ पे ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया है उस पॉलिनोमियल को लिख देते हैं। सो द गिवन पॉलिनोमियल इज एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। इस पॉलिनोमियल का जीरोज हमें बताना है, और हमें पता है कि जीरोज फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, गिवन पॉलिनोमियल को जीरो से इक्वेट करके x की वैल्यू निकाल लेते हैं, है ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, इसको जीरो से इक्वेट करके अब x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। और तरीका क्या होगा, इसको फैक्टराइज करके, इसके पहले फैक्टर गिवन पॉलिनोमियल को फैक्टर के फॉर्म में पहले लिख लेंगे। तो उसके लिए मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है हमें। तो मिडिल टर्म को इस तरीके से स्प्लिट करेंगे कि सम करने पे, दोनों टर्म को सम करने पे 7x आए, और दोनों को प्रोडक्ट करने पे 10x स्क्वायर आए, राइट। सो जो फर्स्ट टर्म है और लास्ट टर्म के प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए। तो 7x को हम लिख लेते हैं प्लस 5x और प्लस 2x, है ना। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो प्लस 7x आ जाएगा, इन दोनों को का प्रोडक्ट लेंगे तो 10x स्क्वायर आ जाएगा, जो फर्स्ट और लास्ट टर्म के प्रोडक्ट के बराबर है। और सॉरी, इसका कलर मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, प्लस 10 इक्वल्स टू 0। अब इसको अब हम फैक्टर के फॉर्म में लिख लेंगे, दो दो टर्म को एक साथ लेके। तो पहले दो टर्म्स में से हम देख सकते हैं कि x कॉमन है, तो x प्लस 5 इस तरीके से ब्रैकेट में लिखा जाएगा, और जो आखिरी के दो टर्म है उसमें से हम +2 अगर कॉमन ले लें तो x प्लस 5 इस तरीके से विल बी लेफ्ट हियर, दिस इज इक्विवेलेंट टू और इक्वल टू 0, ठीक है। अभी हमारे पास जो दो टर्म बचे, इन दोनों टर्म में x प्लस 5 कॉमन है, तो x प्लस 5 और x प्लस 2 यहाँ पे बच जाएगा। अब यहाँ से इस वाले टर्म में से x बच गया, और ये वाले टर्म में 2 बच गया। ये तो सिंपल है, आई होप। अगर इसमें भी प्रॉब्लम है तो मैं थोड़ा सा स्लो ऑलरेडी पढ़ा रहा हूँ, ताकि कोई प्रॉब्लम, कोई कन्फ्यूजन ना रह जाए। और इसके बाद भी अगर कोई कन्फ्यूजन रह जाता है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो। ऑलराइट, तो जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड में जो दोनों फैक्टर हमने लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू 0 कब होगी? या तो पहला वाला फैक्टर 0 हो, या तो दूसरा वाला फैक्टर 0 हो, है ना। यानी कि या तो x प्लस 5 0 हो जाए तो भी ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, या तो x प्लस 2 जो है वो 0 हो जाए तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा।
अगर x प्लस 5 0 होगा, अगर x प्लस 5 0 होगा तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -5। तो एक तो जीरोस हमारा ये निकल आया -5, और अगर x प्लस 2 0 होगा तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा, -2। तो जो दूसरा जीरोस है वो -2 है। ठीक है, यानी p ऑफ -5 अगर हम कैलकुलेट करें तो इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी, यानी x की जगह पे अगर -5 हम लोग यहाँ पे पुट कर दें तो ये पूरा जो पॉलिनोमियल है ये 0 हो जाएगा। दैट मीन्स -5 इज जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल, और x की जगह अगर -2 हम लोग सब्सटीट्यूट कर दें तो भी ये पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा। दैट मीन्स -2 इज ऑल्सो वन ऑफ द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, तो बिकॉज दीज आर जीरोज, तो और हमें पता है कि अब इस पॉलिनोमियल के जो दोनों जीरोज हैं वो -5 और -2 हैं, तो किसी इन दोनों में से किसी भी एक को अल्फा मान लेते हैं। तो मान लो कि ये जो -5 है ये अल्फा है, तो ये जो -2 है ये क्या हो जाएगा, ये बीटा हो जाएगा। ठीक, अब हमें क्या करना है, तो जीरोस हमें पता चल गया, एक जीरोस जो है वो -5, दूसरा जीरोस जो है -2। इसके बाद अब हमें वेरीफाई करना है, वो रिलेशनशिप भी हमें वेरीफाई करना है जो जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में इनमें होता है। यानी जो सम ऑफ जीरोस होते हैं वो क्या होगा, ये रिलेशनशिप था ना, एक बार मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, सम ऑफ, ये वेरिफिकेशन अब हम कर रहे हैं, वेरिफिकेशन वाला जो सेकेंड पार्ट है इस प्रॉब्लम का वो अब हम देख रहे हैं। तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है, ये होता है माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, और तो ये पहले सम ऑफ जीरोस ही हम वेरीफाई कर लेते हैं। तो सम ऑफ जीरोस यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों जीरोस को, यानी ये जो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये -5 प्लस -2 विच इज -7 है ना। और अगर हम ध्यान से देखें तो -7 को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, -7/1, एंड विच इज नथिंग बट नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, ये x का कोफिशिएंट 7 है, तो नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x है ना, नेगेटिव ऑफ 7 अपॉन 1, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 1 है। ठीक है, जो दूसरा जो रिलेशन है वो है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये क्या है, ये होता है जो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म को डिवाइड किया जाए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये रिलेशन है। तो इस रिलेशन को अब हमें वेरीफाई करना है। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हैं, यानी अल्फा इंटू बीटा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, सो -5 टाइम्स -2 विच इज 10, राइट, 10। और अगर इसको हम वेरीफाई करें अब इससे, तो कांस्टेंट टर्म हियर, सो 10 इज नथिंग बट, इसको 10/1 भी तो लिख सकते हैं ना, इसको थोड़ा ओवर राइटिंग हो गया इसमें, तो इसको हम ऐसे 10/1 भी लिख सकते हैं, एंड दिस इज नथिंग बट कांस्टेंट ऑफ, सॉरी, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यही तो है। तो अल्फा जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है वो वेरीफाई हो गया, इसके इक्वल हो गया, और सम ऑफ जीरोस भी इसके इक्वल, जो रिलेशन हमने फाइंड आउट किया था उसके इक्वल आ गया। दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो वेरीफाइड, सो बोथ द रिलेशंस आर वेरीफाइड। तो इस तरीके के प्रॉब्लम जो है वो बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि आपको रिलेशन, ये वाला जो जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में ये जो रिलेशन, इसको वेरीफाई इस तरीके से किया जाएगा, और जीरोस फाइंड आउट करने के लिए जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया है उसके फैक्टर्स को पहले फाइंड आउट कर लेंगे, और बिकॉज वी आर फाइंडिंग आउट जीरोस, तो कोई भी एक फैक्टर को जीरो करके हम, है ना, उसको जीरो के से इक्वेट करके दोनों जीरोस
बता सकते हैं। तो कभी कभी क्या होगा कि आप देखोगे दोनों जीरो सेम ही वैल्यू आएगी, दैट मीन्स उसके दो जीरोस तो हैं बट दोनों सेम ही हैं। तो और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ एक ही जीरोस आपको मिले, या ऐसा भी हो सकता है कि एक भी जीरोस ना मिले। हालांकि ऐसे प्रॉब्लम्स अभी शायद आपको नहीं पूछे जाएंगे बोर्ड एग्जाम में जिसमें एक भी जीरोस आई मीन इस जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वाला जो टॉपिक है जिसमें कोफिशिएंट्स और जीरोस के बीच में रिलेशन हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उसमें ऐसा प्रॉब्लम शायद अभी आपसे नहीं पूछा जाएगा कि जिसमें आपको एक भी जीरोस ना हो। ठीक है, तो कम से कम एक जीरोस तो होगा ही। चलिए एक और प्रॉब्लम हम देखते हैं। So this problem is find the zeros of the polynomial x square minus 3 and verify the relationship between the zeros and the coefficient। तो ये प्रॉब्लम ऐसा ही है, बस पॉलिनोमियल थोड़ा सा अलग है, थोड़ा छोटा है ना पहले वाले से, क्योंकि यहाँ पे x वाला टर्म नहीं है ये अभी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्योंकि इसकी डिग्री जो है वो 2 है। तो सबसे पहले तो जो गिवन पॉलिनोमियल है उसको लिख लेते हैं, पी एक्स विच इज एक्स स्क्वायर माइनस 3। ठीक है, मैं कलर चेंज कर लूँ ताकि थोड़ा सा डिफरेंस पता चले हमें। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 ये पॉलिनोमियल है। जीरोस फाइंड आउट करने के लिए हमें इसको फैक्टर के फॉर्म में लिखना होगा, और इसको फैक्टर के फॉर्म में लिखने के लिए कैसे, यानी बेसिकली ये जीरो कब होगा। अब थोड़ा सा अगर कॉमन सेंस भी यूज करोगे तो भी जीरोस आप बता सकते हो कि अगर हम x की क्या वैल्यू ले लें कि ये पूरा का पूरा जो पॉलिनोमियल है इसकी वैल्यू जीरो हो जाए, तो एक्स स्क्वायर के फॉर्म में है, यानी कि कौन सा रियल नंबर लें जिसका स्क्वायर जो है वो 3 हो, क्योंकि 3 यानी +3 और -3 होगा तभी तो ये जीरो होगा, यानी एक्स स्क्वायर की वैल्यू 3 आनी चाहिए। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 3 कब आएगी, जब हम x की वैल्यू √3 ले लें, क्योंकि √3 का स्क्वायर जो है वो 3 होता है, यानी x की जगह पे हम √3 ले सकते हैं, या -√3 ले लें, माइनस ऑफ √3 का स्क्वायर करेंगे वो भी 3 होगा। तो x की ये दो वैल्यूज पॉसिबल हैं, √3 पॉजिटिव √3 एंड x कैन ऑल्सो बी नेगेटिव √3। तो इनफैक्ट यही जो दोनों हैं यही इसके जीरोज होंगे, बट फिर भी हमें तो सॉल्व करना है। ये तो कॉमन सेंस से हमने डिड्यूस कर लिया, डिराइव कर लिया, बट हम इसको सॉल्व करके भी शो कर सकते हैं। तो इसको फैक्टर के फॉर्म में लिखने के लिए हम अपनी आइडेंटिटी यूज करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी, और फिर इसको फैक्टर के फॉर्म में लिख लेंगे। तो जीरोस फाइंड आउट करने के लिए हमें पता है कि जो भी गिवन पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस 3, इसको सबसे पहले तो जीरो से इक्वेट कर देते हैं और फिर एक्स की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो इसको फैक्टर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, या इसको हम इस तरीके से भी नॉर्मली कर सकते हैं कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 3 है तो एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है, एक्स की वैल्यू हो सकती है +√3, यानी √3 और -√3। तो इन्हीं में से एक जो है वो अल्फा हो जाएगा, दूसरा जो है वो बीटा हो जाएगा। ठीक है, तो अल्फा अगर √3 मान लेते हैं तो बीटा विल बी -√3। एक तो ये तरीका हो गया, और दूसरा तरीका क्या होगा कि इसको फैक्टर के फॉर्म में लिख लिया जाए। तो इसको मैं अगर एक बॉक्स के अंदर रख लूं, और जो जो तरीका इनफैक्ट जो मैं पहले ही बताने वाला था ये तो अचानक से याद आ गया तो मैंने बता दिया। तो जो तरीका जो जो फैक्टर के फॉर्म में लिखने वाला बात है, तो वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर इक्वल्स टू 0, है ना। इसी चीज को हमने ऐसे लिख दिया, यहाँ पे 3 की जगह पे √3 का स्क्वायर कर दिया। अब इसको ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म हो गया, तो इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस √3 ए प्लस बी, और ए माइनस बी, ये 0 हो जाएगा। अब हम बता सकते हैं कि x की वैल्यू क्या होगी, या तो x प्लस √3 ये 0 होगा, या तो x ये वाला फैक्टर 0 होगा, है ना। तो अगर ये 0 होगा तो x की वैल्यू -√3 हो जाएगी, और ये वाला 0 होगा तो x की वैल्यू +√3 हो जाएगी। तो x की दो वैल्यू आ गई, x इक्वल्स टू यहाँ वाले से क्या आ जाएगा, x इक्वल्स टू -√3, और इस वाले से क्या हमें मिल जाएगा, x इक्वल्स टू √3। और इन्हीं में से एक को हमें क्या मान लेना है कि मान लेते हैं ये वाला अल्फा है, तो ये वाला जो जीरोस है वो बीटा है। तो दोनों जीरोस तो हमने फाइंड आउट कर लिया।
अब जो हमारा अगला टास्क है वो वेरीफाई करना है कि जो ज़ीरोज़ हैं और उनका जो कोफिशिएंट है पॉलिनोमियल का, वो रिलेशन भी वेरीफाई करना है अब हमें, राइट? वो रिलेशन तो पता है ही, तो सबसे पहले ज़ीरोज़ देख लेते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, सम ऑफ ज़ीरोज़, तो -√3 प्लस √3, तो ये क्या हो जा रहा है, ये तो 0 हो जा रहा है। और क्या ये माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के इक्वल है? इनफैक्ट है भी, क्योंकि अगर इस पॉलिनोमियल को देखें तो x का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है, ये पॉलिनोमियल, दिस पॉलिनोमियल इज नथिंग बट इट इज समथिंग लाइक, इट कैन बी रिटन सम इन दिस वे आल्सो, एक्स स्क्वायर प्लस ये जो x वाला टर्म तो है ही नहीं, तो इसका कोएफिशिएंट 0 मान सकते हैं कि 0x है, और -3, ठीक है? तो इस वाले को हमने यानी x का कोएफिशिएंट तो 0 है, ठीक है? तो माइनस ऑफ 0 अपॉन एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, तो -0 अपॉन 1 करेंगे तो ओवरऑल वैल्यू 0 आ ही जाएगी, तो इसका मतलब ये वाला रिलेशन तो वेरीफाई हो गया। और जो दूसरा है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, तो ये हो जाएगा -√3 टाइम्स √3, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -3, इजंट इट? तो ये -3 हो गया। अब अ, अगर इस रिलेशन को वेरीफाई करें कोफिशिएंट वाले रिलेशन के साथ, तो क्या हो जाएगा, ये था कांस्टेंट टर्म, जरा ध्यान से देखें, कांस्टेंट टर्म इज -3 अपॉन जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो तो 1 ही है, तो ये एक्चुअली ये इसके इक्वल है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो इसके इक्वल है, हेंस इट इज वेरीफाइड। ठीक है, तो इस तरीके से वेरीफाई कर लेंगे। तो तो हमने अभी दो एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स हमने अभी सॉल्व किए हैं, और दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप के प्रॉब्लम थे, बस फैक्टराइज करने का जो तरीका था वो अलग था, यानी आइडेंटिटी यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज करके हमने फैक्टर्स फाइंड आउट किए हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाला मेथड यहाँ पे यूज नहीं किया, या इसको बिना इस आइडेंटिटी के यूज किए भी डायरेक्टली हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। इनफैक्ट कॉमन सेंस यूज करके भी इतना भी करने की जरूरत नहीं थी, जैसा मैंने पहले बताया, वो कॉमन सेंस से भी हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं कि एक्स की जगह पे या तो √3 होगा या तो -√3 होगा, दोनों ही वैल्यूज के लिए ये पूरा का पूरा जो पॉलिनोमियल है ये 0 हो जाएगा। तो -√3 और √3 ये दोनों ही जीरोज हैं इसके, ठीक है? और इस तरीके से हमने वेरीफाई कर लिया रिलेशनशिप जो है जीरोज और कोफिशिएंट्स के बीच में। चलिए एक और प्रॉब्लम देखते हैं हम लोग। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल the sum and product of whose zeros are -3 and 2 respectively। तो इस प्रॉब्लम में हमें सम ऑफ जीरोस दिया गया है एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया गया है। तो इस तरीके के प्रॉब्लम को सॉल्व करने का दो तरीका है, एक तो जनरल मेथड है जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि इन जनरल अगर सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमें पता हो तो उससे पॉलिनोमियल कैसे लिखना है या पॉलिनोमियल कैसे बनाना है। और जो दूसरा मेथड है वो हिट एंड ट्रायल टाइप का है कि हमें चेक करना पड़ेगा अलग अलग वैल्यूज जो हमारे कांस्टेंट टर्म है और जो कोफिशिएंट्स हैं उनकी अलग अलग वैल्यूज को लेके चेक करना होगा कि कब ये वाली कंडीशन सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये वाले जो नंबर्स हैं वो सेटिस्फाई हो रहे हैं। तो दोनों ही मेथड मैं आपको बताऊंगा। पहले जो जो मेथड आपके एनसीईआरटी बुक में एक्सप्लेन किया गया है उसको मैं समझा देता हूँ, उसको एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पे हमें क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। सबसे पहले तो सम ऑफ जीरोस दिया गया है -3, राइट? तो मान लें अगर वो जो दोनों जीरोस हैं वो अल्फा और बीटा हैं, सो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अज्यूम कर लेते हैं, लेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बी
तो जनरल फॉर्म को ही हम अज्यूम कर लेते हैं कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, एंड अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, दिस पॉलिनोमियल। तो ये अगर पॉलिनोमियल है और अल्फा और बीटा इसके जीरोज हैं, तो अल्फा प्लस बीटा ये दिया गया है, राइट। सो जो गिवन कंडीशन क्या है, अल्फा प्लस बीटा इज -3 एंड अल्फा टाइम्स बीटा इज 2। ये दो बातें हमें दी गई हैं अपने प्रॉब्लम में। तो इन दोनों चीज़ों को यूज़ करके हमें ये जो कोफिशिएंट्स हैं ए बी और जो कांस्टेंट टर्म है सी, इसकी वैल्यू क्या होगी, ये हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करना है और चेक करना है। ठीक है, तो हमें पता है, वी नो दैट अल्फा एंड बीटा होता क्या है। अगर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है तो उसके लिए अल्फा एंड बीटा, तो इस जनरल फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के लिए जो सम ऑफ जीरोज हैं अल्फा प्लस बीटा, ये होते हैं -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा टाइम्स बीटा ये होता है c/a। ठीक है, अब ए बी और सी की क्या वैल्यू लें कि ये -3 और 2 मिले हमें। तो जनरली इस इन कंडीशंस में जब हम हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करेंगे तो ए को 1 ले लेंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं कि व्हेन ए इज 1, तो बी के जगह पे क्या लें कि -3 आ जाए, बी को -3 ले लेते हैं, सॉरी बी को 3 ले लेते हैं, राइट, -3 नहीं, बी के जगह पे 3 रखेंगे और ए के जगह पे 1 रखेंगे तो हमें ये -3 मिल जाएगा। और ऐसे ही की वैल्यू अगर हम 2 ले लें, सी की वैल्यू 2 ले लें, तो c/1 इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 2 हो जाएगी। ठीक है, यानी अल्फा टाइम्स बीटा। तो अगर c की वैल्यू 2 हो, b की वैल्यू 3 हो और a की वैल्यू 1 हो, तो अल्फा प्लस बीटा -3 होगा और अल्फा टाइम्स बीटा वो 2 होगा। ठीक है, इसका मतलब जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारा है वो देयरफॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसका सम ऑफ जीरोस -3 होगा और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 2 होगा। ठीक है, अच्छा एक चीज और ध्यान में रखेंगे, सिर्फ इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ये केस नहीं होगा, इस जैसे और भी बहुत ढेर सारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होंगे जिनके सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये सेम वैल्यू आएंगी। और वो सारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या होंगे, वो अगर इसी को किसी भी एक कांस्टेंट टर्म से हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें तो हर बार सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यही वैल्यूज आएंगे। तो जो जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम इस तरीके से लिख सकते हैं k टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो आप देख पा रहे हो कि ये जो मेथड हमने यूज किया है यहाँ पे, उसके लिए इसको हिट एंड ट्रायल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये वैल्यूज हमें खुद से चूज करनी पड़ेगी कि ए बी और सी की वैल्यू क्या लें कि हमें ये जो ऑलरेडी प्रॉब्लम में दिया गया है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा टाइम्स बीटा, इसकी वैल्यू सेटिस्फाई हो जाए उन ए बी और सी की वैल्यूज से। ठीक है, और प्रॉब्लम में भी आप देख पा रहे होंगे हमें पूछा क्या गया है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोज आर -3 एंड 2। इसका मतलब, सिंपल सा मतलब ये है कि हमें एक ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताना, मतलब कि एक से ज्यादा भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो सकते हैं, इनफैक्ट होंगे भी, ऐसे कई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होंगे क्योंकि इन्फिनिट पॉलिनोमियल्स हैं हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, तो उनमें से बहुत से ऐसे होंगे जिनका सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ये वैल्यूज आएंगी। ठीक है, और एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 है, और टाइम्स अगर इसको किसी भी एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें, यानी अगर यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4, ये भी एक ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा जिसका सम ऑफ जीरोस -3 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 2 होगा। आप चेक कर सकते हो
उन पॉलिनोमियल्स के सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यानी जीरोज कैलकुलेट करके ये वैल्यूज चेक कर सकते हो। 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए इसमें तो 3x जो पॉलिनोमियल बनेगा वो हो जाएगा 3x² प्लस 9x प्लस 6। इसके भी सम ऑफ जीरोज -3 होंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज +2 होंगे। आप जीरोज कैलकुलेट करके चेक कर सकते हो। ठीक है, तो ये मेथड जो है वो हिट एंड ट्रायल है और आपके बुक में ये मेथड दिया गया है। जो दूसरा तरीका है इसको करने का, उसके लिए हमें थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना चाहिए कि अगर पहले उसको हम एक्सप्लेन कर देते हैं, फिर उस मेथड को यूज करके सॉल्व कैसे करना है हम बताएंगे। तो अगर मान लेते हैं जो हमारा एक्सप्लेनेशन है कॉन्सेप्ट का, पहले वो देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन ऑफ कॉन्सेप्ट, पहले ये हम देखते हैं। तो अगर हमारे पास कोई एक पॉलिनोमियल मान लेते हैं px है, विच इज ax² प्लस bx प्लस c। ये जनरल फॉर्म में एक पॉलिनोमियल दिया गया है। ये c जो है वो लोअर केस में ही है सब, ठीक है, कांस्टेंट टर्म। और लेट अल्फा एंड बीटा आर, इनके जो जीरोज हैं वो क्या है, अल्फा एंड बीटा है। मान लेते हैं कि जीरोज आर अल्फा एंड बीटा, ये दो जीरोज हैं इस पॉलिनोमियल के। तो हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा क्या होगा फॉर दिस पॉलिनोमियल। अल्फा प्लस बीटा विल बी माइनस बी बाई ए एंड अल्फा टाइम्स बीटा विल बी सी बाई ए। ये तो हमें ऑलरेडी पता है। इस कॉन्सेप्ट को या इस रिलेशन को यूज करके इस पॉलिनोमियल को अल्फा और बीटा के टर्म्स में कैसे लिखा जाए, अब ये हमें टेक्निक सीखनी है। तो अगर गिवन पॉलिनोमियल को a से डिवाइड कर दें, ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा। इस पूरे पॉलिनोमियल को क्या करना है, हमें a से डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा, ये ax² अपॉन a प्लस bx अपॉन a प्लस c बाई a, ऐसा कुछ हो जाएगा। ठीक है, इस केस में ये कैंसिल हो गया, x² प्लस b ओवर a x एंड प्लस c ओवर a। अब इस रिलेशन से एक बार कंपेयर करके देखें तो b बाई a, अगर ये माइनस b बाई a होता तो उसके जगह पे हम अल्फा प्लस बीटा लिख सकते थे, और c बाई a जो आ रहा है उसके जगह पे तो हम अल्फा टाइम्स बीटा लिख ही सकते हैं डायरेक्टली। बट ये वाले रिलेशन को, आई मीन इस वाले एक्सप्रेशन को थोड़ा सा और मॉडिफाई करके हमें लिखना है, माइनस b बाई a के फॉर्म में लिख लेना है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x² माइनस ऑफ माइनस b बाई a x, राइट, प्लस वन सेकेंड, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है मेरे राइटिंग पैड में, तो प्लस c बाई a। ठीक है, अच्छा, ये जो प्लस b बाई a बाई x को हमने इस तरीके से माइनस ऑफ माइनस b बाई a लिख दिया है, विच इज नथिंग बट एक्चुअली माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा। तो सेम चीज को हमने दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया है ताकि हम ये जो जीरोज हैं उनको इनकॉर्पोरेट कर पाए अपने एक्सप्रेशन में। तो इसको हम अब इस तरीके से भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट लाइन में हम ऐसा लिख दें कि x² माइनस b बाई a की जगह पे अल्फा प्लस बीटा x और प्लस c बाई a की जगह पे अल्फा टाइम्स बीटा। तो जो पॉलिनोमियल px है उनको अगर जीरोज के टर्म्स में यानी सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमें दिए गए हैं किसी पॉलिनोमियल के, तो वो पॉलिनोमियल होगा क्या, वो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x और प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, तो ये हमारा पॉलिनोमियल हो जाएगा। और
अगेन ये एक पॉलिनोमियल नहीं है, इस जैसे और भी ढेर सारे पॉलिनोमियल्स हो सकते हैं। दैट मीन्स टाइम्स के यहाँ पे भी वो हम यूज करेंगे कि तो ये तो सिर्फ एक पॉलिनोमियल है, तो ऐसे और भी ढेर सारे पॉलिनोमियल होंगे। तो जो जनरल फॉर्म हो जाएगा पॉलिनोमियल का वो क्या हो जाएगा, ठीक है। तो एक तो ये फॉर्म हो गया, और या तो इसी का कोई मल्टीपल होगा, ठीक है। तो इन जनरल हम कैसे लिख सकते हैं, पी एक्स जो होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो होगा के टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, ये ब्रैकेट के अंदर है ध्यान रखेंगे, एक्स या ये बीटा है, और प्लस अल्फा बीटा, ये हो जाएगा ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो k है, ये k कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, इट कैन बी एनी कांस्टेंट, है ना। जैसे 1 2 कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ये 1 2 3 4 कुछ भी, जीरो नहीं होगा क्योंकि जीरो कर, आई मीन कोई भी रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो, क्योंकि जीरो अगर कर देंगे तो ये सब कुछ जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने एक जनरल फॉर्म बता दिया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, जब उनके सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमें पता हो, तो इस तरीके से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम लिख सकते हैं। एक या एक से ज्यादा, है ना, सिर्फ एक लिखना है तो के की जगह पे 1 रख दो, तो एक पॉलिनोमियल हमें मिल जाएगा। या एक से ज्यादा करना है तो एक बार के की जगह पे 1 रख देते हैं, एक बार के की जगह पे 2 रख देते हैं, या 3 रख देते हैं, या 4 रख के अलग अलग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें मिल जाएंगे। मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ रहा होगा आपको। तो इस वाले फॉर्म को यूज करके अगर इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए तो दूसरे तरीके से डायरेक्टली अब हम सॉल्व कर सकते हैं इस फॉर्म को यूज करके। देखते हैं, तो यहाँ पे पहले हम एक बार उस फॉर्म को लिख लेते हैं, या ठीक है डायरेक्टली सॉल्व भी करते हैं इसको। तो इसको अब कैसे सॉल्व किया जाएगा उस फॉर्म को यूज करके, तो यहाँ पे क्या जो प्रॉब्लम है एक बार फिर से मैं पढ़ दे रहा हूँ। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोस आर -3 एंड 2 रेस्पेक्टिवली। तो हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है जिसका सम ऑफ जीरोस -3 है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 2 है, ठीक है। तो जो जो बातें दी गई हैं वो पहले हम लिख लेते हैं। तो तो लेट, पहले अज्यूम कर ले रहे हैं कि लेट अल्फा एंड बीटा बी the zeros of the required polynomial px, है ना। जो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल px है उसके जो जीरोस है वो अल्फा और बीटा है, ये पहले मान लिया। इससे होगा क्या, इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि पहले हमने मान लिया कि अल्फा और बीटा दो जो जीरोस है वो अल्फा और बीटा है जो पॉलिनोमियल px है। तो हमें क्या बताना है, ये पॉलिनोमियल px क्या होगा। ध्यान रखना है ये अल्फा और बीटा डायरेक्टली हमें नहीं दिए गए, हमें क्या दिए गए हैं, सम ऑफ जीरोस दिया गया है। यानी जो गिवन कंडीशन है वो क्या है, अल्फा प्लस बीटा ये दिया गया है, इसकी वैल्यू -3 है, एंड और क्या दिया गया है, अल्फा बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इसकी वैल्यू 2 है। ये दो बातें हमें दी गई हैं, ठीक है। और हमें पता है सिंस या डायरेक्टली कर लेते हैं ना, देयरफॉर जो पॉलिनोमियल होगा जब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा दिया गया हो तो पॉलिनोमियल कैसे लिखा जाता है, वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, ठीक है। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -3 दी गई है, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा की जगह पे क्या रख देंगे, अल्फा प्लस बीटा की जगह पे -3 एक्स प्लस अल्फा टाइम्स बीटा की जगह पे 2 रख देंगे। तो अब जो पॉलिनोमियल आएगा एक्स स्क्वायर, ये माइनस टाइम्स -3 ये हो जाएगा +3x+2, ये पॉलिनोमियल हमें मिल गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये एक ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसके सम ऑफ रूट जो है वो -3 होंगे और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 2 होंगे। ज्यादातर टाइम यानी 99.9% यही चांस होगा कि आपसे प्रॉब्लम में एक ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पूछा जाएगा। एक से ज्यादा पूछा जाए तो क्या करेंगे,
तो हमें हमें ये बात पता है कि ये जो फॉर्म हमने लिखा है ये जनरल फॉर्म नहीं है। जनरल फॉर्म तो ये होता है कि k टाइम्स, राइट। तो इस ये जो फॉर्म लिखा गया है इसका कोई भी और मल्टीपल हो सकता है। तो दैट मीन्स अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक और पूछ लिया जाए तो क्या करेंगे, ये जो भी है इसमें किसी भी एक कांस्टेंट से हम मल्टीप्लाई कर दें तो एक नया पॉलिनोमियल मिल जाएगा, ठीक है। तो एक जो दूसरा पॉलिनोमियल हम लिख सकते हैं जिसका सम ऑफ 0 और -3 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 2 होगा, वो क्या हो जाएगा, एक किसी और नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो ये जो मान लेते हैं वो पॉलिनोमियल एफ एक्स हो जाएगा। तो वो क्या हो जाएगा, ये वाला तो आ ही गया है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, इसको क्या कर दो आप, किसी भी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। चलिए 4 से कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8। तो ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें मिल गया है ना। इसके भी सम ऑफ जीरोस -3 होंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 2 होंगे। आप चाहो तो इसके जीरोस को कैलकुलेट करके देख लो, आएगा यही चीज आएगा, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, वो मैं श्योर हूँ, क्योंकि ये जनरल फॉर्म ऐसा ही होता है, ये हमें पता है और इसको हमने प्रूफ भी किया है कि जनरल फॉर्म ऐसा होता है पहले। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। ये वाला मेथड थोड़ा सा कह सकते हैं कि शॉर्टकट टाइप का है और हमें बहुत ज़्यादा सोचना नहीं होगा कि ए और बी की क्या वैल्यू ले, जैसा कि हमने फर्स्ट केस में देखा था, या जो फर्स्ट मेथड यूज किया था जिसमें हमने सॉल्व किया था कि अल्फा प्लस बीटा -3 है और हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होता है, तो ए और बी की क्या वैल्यू लें कि -3 मिल जाए, और फिर सी और ए की क्या वैल्यू लें कि प्लस ये 2 आ जाए, उन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे, अल्फा और बीटा को मल्टीप्लाई करने पे, यानी सी और ए की क्या वैल्यू लें कि 2 मिल जाए हमें, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल टाइप का हो जाता है कि हमें ये इन वैल्यूज को चूज, आई मीन सोचना पड़ता है कि क्या वैल्यू यहाँ पे रखी जाए। तो पर्सनली जो मुझे समझ में आता है वो ये वाला मेथड ज़्यादा सही लगता है, क्योंकि वो इसलिए भी सही लगता है, ये वाला नहीं सॉरी, हाँ यही वाला, ये जो हमने अभी यहाँ पे पहले एक्सप्लेन किया था। तो ये कॉन्सेप्ट का पहले एक्सप्लेनेशन मैंने कर दिया ताकि कॉन्सेप्ट ये आया कहाँ से है, ये जो जनरल फॉर्म हमने लिखा हुआ है ये कहाँ से आया है, ये पता होना चाहिए ना कि कैसे हमने बनाया है। और एक बार जब ये पता चल गया तो इसको या तो अगर याद रह जाए तो अच्छी बात है, और याद रह जाएगा, हम इतनी बार इतने प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे बोर्ड एग्जाम से पहले कि ये ऐसी छोटी छोटी बातें हैं कि जो एक्चुअली हमारे माइंड में याद रह जाती हैं, वो इम्प्रिंट हो जाती हैं ऐसे कि वो आई मीन इनका पिक्चर इम्प्रिंट हो जाता है हमारे माइंड पे, तो वो जल्दी भूलता नहीं है अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हो, अगर आप अच्छे से टाइम देके इन प्रॉब्लम्स को, आई मीन इनके जैसे ढेर सारे और प्रॉब्लम्स आप प्रैक्टिस कर रहे हो किसी और मल्टीपल जो सोर्स, मल्टीपल सोर्सेज का मतलब है कि कोई मल्टीपल सोर्सेज में से कोई एक सोर्स आप यूज करो, मल्टीपल जो बुक्स हैं हमारे पास अवेलेबल उनमें से कोई एक और आप बुक यूज करके वो आपकी जो एनसीईआरटी की एग्जाम्पलर है वो भी हो सकती है, आर एस अग्रवाल की बुक है वो भी अच्छी बुक है, और जो आर डी शर्मा की मैथ्स की बुक है वो भी अच्छी बुक है। दोनों में से आई मीन तीनों में से कोई भी एक बुक एटलीस्ट आपको सॉल्व करना चाहिए। अगर 10th के बाद भी मैथमेटिक्स आपको पढ़ना है तो थोड़ा सा तो थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होगा। हालांकि बोर्ड एग्जाम के पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें तो दिस इज मोर देन एनफ, है ना। लेकिन ऑब्वियसली मैथ्स को या इन कॉन्सेप्ट्स को और स्ट्रांग बनाने के लिए हमें मल्टीपल टाइप्स के जो थोड़े से ट्विस्टेड प्रॉब्लम्स होते हैं वो एनसीईआरटी में कम दिए गए हैं, बहुत कम दिए गए हैं इनफैक्ट। तो उन प्रॉब्लम्स को जब सॉल्व करते हैं तो हमारी जो लॉजिकल ब्रेन की जो लॉजिकल कैपेबिलिटी है ना, लॉजिक्स को सॉल्व करने की जो कैपेबिलिटी है वो इंक्रीज होगी। तो आप लोग ज़रूर और प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस करिएगा, मैं होपफुल हूँ कि आप लोग करेंगे, और ज़्यादातर टाइम पे आपको ये वाला करने का ज़रूरत पड़ेगा नहीं, क्योंकि एक ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पूछा जाएगा जिसके सम ऑफ जीरोज ये हों और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऐसे कुछ दिए गए होंगे प्रॉब्लम में, ठीक है। तो सिर्फ यहाँ तक करके हमारा काम हो जाएगा। इन केस एक से ज़्यादा पूछ लेता है तो एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके एक से ज़्यादा वाली वैल्यू हम यहाँ पे बता सकते हैं कि इस तरीके से होगा, ठीक है। तो आई थिंक हमने काफ़ी प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर लिया है।
कुछ और जो इसमें आई मीन इस पूरे चैप्टर से रिलेटेड जो इंटरेस्टिंग और प्रॉब्लम्स होंगे जो आपकी एनसीईआरटी में शायद नहीं दिए गए हैं बट कभी ना कभी बोर्ड एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो उन प्रॉब्लम्स को भी हम टैकल करेंगे, बट उनको एक साथ ऐसे सारे प्रॉब्लम्स को एक वीडियो में बनाऊंगा। एक या अगर लंबा हो रहा होगा तो दो वीडियो बनाएंगे, बट चैप्टर के पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, एनसीईआरटी वाले पूरे कॉन्सेप्ट जब हम कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद उन वीडियोस को लेके आएंगे। आई मीन पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाए ये, तो फिर एंड वाला जो वीडियो होगा, एक वीडियो लास्ट वीडियो जो होगा, या लास्ट के जो दो वीडियो होंगे इस चैप्टर के, वो हम ऐसे प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे जिनमें कुछ और आई मीन कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स होंगे जो आपके लास्ट ईयर बोर्ड एग्जाम्स में इस चैप्टर से आए हों, या थोड़े से थोड़े से और इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स जो आपके एनसीईआरटी बुक में नहीं दिए गए हैं। तो चलिए फिर आई थिंक हम लोगों ने काफ़ी प्रॉब्लम्स, काफ़ी एग्जाम्पल्स सॉल्व कर लिया है। एक चीज़ और आपके एनसीईआरटी बुक में दी गई है विच इज़ द रिलेशन बिटवीन zeros and coefficients of relation between zeros and coefficients of cubic polynomial आपके बुक में दिया गया है। पता नहीं उसको क्यों दिया गया है, क्योंकि लास्ट में एक ये भी लिखा गया है कि ये सारी चीज़ें आपसे एग्जाम में पूछी नहीं जाएंगी, और अगर एग्जाम में पूछी नहीं जाएगी तो फिर उसको अभी मुझे नहीं लगता कि पढ़ने का मतलब ही क्या है, अगर बोर्ड एग्जाम्स में वो प्रॉब्लम नहीं आनी है तो इस वीडियो में उसको हम डिस्कस नहीं करने जा रहे हैं, क्योंकि वो हमारे बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, जो बच्चे अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, किसी फेलोशिप एग्जाम के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो, आई मीन गवर्नमेंट फेलोशिप एग्जाम के लिए अगर प्रिपेयर कर रहे हो, या जो बच्चे आई मीन जो फाउंडेशन वाले जो बच्चे हैं जो आगे चल के जेई के एग्जाम में प्रिपेयर होना चाहते हैं, आई मीन जेई के एग्जाम में अपीयर होना चाहते हैं, तो उन बच्चों के लिए वो सारी चीज़ें जानना भी इम्पॉर्टेंट है। तो हम एक काम करते हैं, एटलीस्ट ये तो बता देते हैं कि रिलेशन वो है क्या, अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल हमको दिया गया हो तो जस्ट रिलेशन में बता दे रहा हूँ, उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करेंगे। सो रिलेशन बिटवीन zeros and coefficient of cubic polynomial। ऑलराइट, तो चलिए देखते हैं ये रिलेशन क्या होगा। रिलेशन अगेन प्रूव भी नहीं करने वाले, उसकी भी जरूरत है नहीं, बस रिलेशन में यहाँ पे आपको लिख दे रहा हूँ। तो अगर मान लेते हैं कि कोई एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है जो जिसका जनरल फॉर्म ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, यही होगा जनरल फॉर्म, क्योंकि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है यानी 3 डिग्री का है, तो जनरल फॉर्म ऐसा लिखा जाएगा। और इसके कितने जीरोज होंगे अब, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो मैक्सिमम पॉसिबल जीरोज थे वो 2 थे, क्योंकि वो 2 डिग्री का पॉलिनोमियल था। क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है, तो इसके जो मैक्सिमम पॉसिबल जीरोज होंगे वो कितने होंगे, 3 जीरोज होंगे। तो उन 3 जीरोज को हम कैसे डिनोट करेंगे, अब एक और नया टर्म इंट्रोड्यूस करेंगे या एक नया सिंबल इंट्रोड्यूस करेंगे। तो मान लेते हैं कि एक जीरोज, इसके जो जीरोज हैं वो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक मान लिए अल्फा है, दूसरा बीटा होगा, और एक और आ जाएगा, उसको हम गामा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो गामा को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, अल्फा बीटा गामा। अगेन दीज आर ग्रीक लेटर्स, ग्रीक अल्फाबेट्स, जिनको हम जनरली मैथमेटिक्स में इस तरीके से यूज करते हैं एज अ सिंबल टू रिप्रेजेंट समथिंग। तो यहाँ पे जीरोस को रिप्रेजेंट करने के लिए अल्फा बीटा और गामा यूज कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस, क्योंकि 3 जीरोस होंगे मैक्सिमम पॉसिबल, तो तीनों अल्फा बीटा, आई मीन एक अल्फा, दूसरा बीटा और तीसरा गामा है। हो सकता है कि एक भी जीरोस ना हो इसमें, हो सकता है कि सिर्फ 2 ही जीरोस हो सकता है सिर्फ एक जीरोस हो, या हो सकता है कि 3 जीरोस हो। तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी 3 जीरोस की है, इसलिए हमने 3 सिंबल्स हर एक जीरोस को दे दिए। अब अगर ऐसा है तो ये जो जीरोस हैं और ये जो कोफिशिएंट्स हैं ए बी सी, और आई मीन ये कांस्टेंट टर्म है, तो इन सब में क्या रिलेशन है, उन रिलेशन को हमें जानना है। तो 3 इस तरीके के रिलेशन हमें मिलेंगे यहाँ पे। तो जो पहला रिलेशन है, जिनको कह सकते हैं सम ऑफ जीरोस टाइप का ही वो रिलेशन है, तो जो पहला रिलेशन होगा वो क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा
माइनस बी बाई ए। ये वैसा ही कुछ है जैसा हमने पिछले रिलेशन में पढ़ा था, अल्फा प्लस बीटा। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आ गया है। तो ध्यान से आप देखिए, ये माइनस बी क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट है। आई मीन सॉरी, बी जो है वो एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट है, और ए जो है वो एक्स क्यूब का कोफिशियंट है। तो जो डिनोमिनेटर में है, जो डिनोमिनेटर में जो वैल्यू आ रही है वो हर बार जो आई मीन जिस डिग्री का वो पॉलिनोमियल है, हाईएस्ट डिग्री वाला जो टर्म है हमारे पास, उसी का कोफिशिएंट हम डिनोमिनेटर में हर बार लिख रहे हैं। पिछले केस में भी हमने ए रखा था डिनोमिनेटर में, इस बार भी डिनोमिनेटर में ए ही है। तो कुछ कुछ इस तरीके से चीजें हम ध्यान में रख सकते हैं, जिससे हम गलती करने के, हमारी जो गलती करने के चांसेस हैं वो कम हो। जो दूसरा रिलेशन है वो अल्फा प्लस बीटा, सॉरी अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, या गामा अल्फा, आप कैसे भी लिख सकते हो। इसकी वैल्यू होगी c बाई ए, c बाई ए, दैट मीन्स कोफिशियंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कोफिशियंट ऑफ a। और जो थर्ड रिलेशन और ये लास्ट रिलेशन है, प्रोडक्ट ऑफ रूट, सॉरी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टाइप है ये, अल्फा बीटा गामा, अल्फा टाइम्स बीटा टाइम्स गामा। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस डी बाई ए, माइनस डी बाई ए। तो ये तीन रिलेशन है जो कि आई मीन क्यूबिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस और उनके कोफिशिएंट के बीच में है। आई मीन 2 साल पहले तक ये वाला पार्ट जो है बोर्ड एग्जाम, आई मीन ये वाली चीज बोर्ड एग्जाम का पार्ट रहा करता था। तो हम लोग बच्चों को इसको बहुत अच्छे से डिटेल में समझाते थे और ढेर सारे प्रॉब्लम्स भी सॉल्व किया करते थे, क्योंकि तब वो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता था। लास्ट ईयर से इसको, जब जब से हमारा सिलेबस रैशनलाइज किया गया है, तब से इसको अब एग्जाम का पार्ट नहीं है। तो अब हम ऑब्वियसली नहीं पढ़ाते हैं, इतना भी हम जनरली क्लासरूम में नहीं बताते, अगर प्योर वो एनसीईआरटी बेस्ड क्लास है, जो प्योर अगर बोर्ड एग्जाम्स की क्लास है। तो ये बात भी हम आई मीन सिर्फ इतना बता देते हैं कि ये भी एक चीज़ है जो हम पहले पढ़ा करते थे, अब इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ, अगर कोई जो जो फाउंडेशन बैचेस होते हैं, जो फाउंडेशन के बच्चे होते हैं, जो जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आईआईटीज के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं, या कोई और अदर इंजीनियरिंग एग्जामिनेशंस के लिए जो जिन लोगों को प्रिपेयर करना है, जिन लोगों ने ऑलरेडी मूड बना लिया है, और फाउंडेशन बैचेस में जिन लोगों जो लोग एडमिशन लेते हैं, तो उनको ये सारी बातें और डिटेल में पढ़ाई जाती हैं। तो ठीक है, इसकी इसकी ज़रूरत नॉट, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर CBSE, स्पेसिफिकली CBSE जो बोर्ड एग्जाम है उसमें ये रिक्वायर्ड नहीं है। बाकी जो दूसरे स्टेट बोर्ड्स होंगे या और कोई बोर्ड है जहाँ पे NCERT बेस्ड सिलेबस है, तो आई होप कि वहाँ पे भी इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होगी, क्योंकि बुक से ही ये हटा दिया गया है ना। तो नॉट रिक्वायर्ड फॉर CBSE एग्जामिनेशन, सॉरी CBSE एग्जामिनेशन 24-25, जो आने वाला एग्जाम है हमारा, उसके लिए ये रिक्वायर्ड नहीं है। पिछले साल भी नहीं था, और जो आने वाला साल है उसमें भी अब रिक्वायर्ड नहीं। सो ऑल राइट, दैट्स इट। हम लोग अब जो जो नेक्स्ट हमारी क्लास होगी उसमें, या जो नेक्स्ट हमारा वीडियो आएगा उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे जो अगला NCERT का एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 2.2, उनके प्रॉब्लम्स को अब हम डिस्कस करेंगे। चलिए, I hope you are enjoying your journey for board examinations 24-25, and thank you for watching this video. I will see you in the next video. Thanks again. Bye bye.